अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हो मजे से अपनी लाइफ को गुजार रहे हो। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 611 का लेसन नंबर 3, दैट इज एथिकल प्रॉब्लम्स विद पास्ट स्टडीज। यही हमने लेसन नंबर 2 में भी स्टडी किया था और इसे ही हम लेसन नंबर 3 में भी स्टडी करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एथिकल थ्योरीज के बारे में। एथिकल थ्योरीज क्या होता है? एथिकल थ्योरीज आर द फॉर्मल स्टेटमेंट अबाउट व्हाट वी ऑट टू डू व्हेन फेस्ड विद एन एथिकल डायलेमा। मतलब रिसर्चर का डिसीजन डायरेक्टली रिलेट करता है कि वह कौन से एथिकल थ्योरी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, और अगर वो नहीं फॉलो कर रहा तो कौन सा एथिकल डायलेमा वजूद में आएगा। और एथिकल थ्योरीज आल्सो अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अ क्लियर unified account of what our ethical obligations are. They provide part of the decision making foundation. मतलब डिसीजन मेकिंग की फार्मूलेशन के लिए किस एथिकल रूल्स को फॉलो करने में क्या चेंजेस हमारे सामने आ सकती हैं। एथिकल थ्योरी एम्फेसाइजेस डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टाइल। हर एथिकल थ्योरी का डिफरेंट पॉइंट होते हैं, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टाइल होता है, और उसके डिसीजन रूल्स भी डिफरेंट होते हैं। आगे कुछ फॉर्म्स ऑफ एथिकल थ्योरीज बताई हुई हैं यहाँ पे। फॉर्म्स ऑफ एथिकल थ्योरीज, इनमें इन सब का अपना एक बैकग्राउंड है, अपना एक फाउंडेशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे इस अब हम देखते हैं कि ये फोर कौन सी है: डियोंटोलॉजी, अल्ट्रुइज्म, राइट्स, वर्चुअस। और इसमें से जिस रूट को भी फॉलो किया जाएगा रिसर्च में, उसके अकॉर्डिंग रिसर्चर का डिसीजन मेकिंग स्टाइल भी डिफरेंट हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अल्टेरियन एथिक्स। अल्टरनिज्म क्या होता है? अल्टरनिज्म इज ऑफन इक्वेटेड विद द concept ऑफ द ग्रेटर गुड फॉर द ग्रेटर नंबर। इसमें उन्होंने कहा कि हम ऐसा काम करें जिसका ज्यादातर फायदा लोगों को हो रहा हो, नुकसान कम हो रहा हो और फायदा ज्यादा हो रहा हो। आगे कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की बात हो रही है। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्या होता है कि एक खिते को नुकसान हो रहा हो लेकिन बाकी तमाम लोगों को उसका फायदा हो रहा हो। जैसे हमने पीछे भी एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि जो नाजीज थे उन्होंने अपने कैदियों पे बहुत ज्यादा मतलब कि उन पे ट्रीटमेंट किए, उन्हें तकलीफ हुई, उन कुछ लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन बाद में उन्होंने उन ट्रीटमेंट को बहुत ज्यादा लोगों पे अप्लाई किया जिन्हें उनसे फायदा हुआ। आगे अब हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि इसके आगे दो टाइप्स हैं अल्टरनिज्म की: एक्ट अल्टरनिज्म और रोल अल्टरनिज्म। आगे एक्ट अल्टरनिज्म क्या होता है, और फिर जो हम ऊपर पढ़ के आए कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। इसमें उन्होंने कहा कि जब एक खिते को नुकसान हो रहा होता है और बाकी तमाम लोगों को फायदा हो रहा होता है, तो आप इसको डिफरेंट कोनोटेशन में देखने की जरूरत होती है कि वेदर इट वुड बी जस्टिफाइड टू अप्लाई दैट डू इन अ रिसर्च और नॉट। ठीक है, आपको अगर ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है, कम को नुकसान हो रहा है, तो इसको आपने रिसर्च में आप इसे कर सकते हैं, इस पे रिसर्च या नहीं कर सकते। आगे इसकी टू टाइप्स देखेंगे हम: एक्ट अल्टरनिज्म और रूल अल्टरनिज्म। एक्ट अल्टरनिज्म क्या होता है कि कानून के दायरे में आए या ना आए, अगर उससे ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है तो आप उस प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब उसको बेशक वो कानून के दायरे में नहीं आ रहा, लोगों को उससे नुकसान भी हो रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है तो आप उसको उस पर रिसर्च कर लेते हैं। जैसा कि हिरोशिमा पे जब उन्होंने बॉम्बिंग की थी, तो उसके नुकसानात आज तक वो एक दो शहर जो है वो भुगत रहे हैं, लेकिन उसके नुकसानात से जब दूसरी तमाम दुनिया मतलब वाकिफ होगी, तो उसके बाद वैसी बॉम्बिंग कभी भी किसी दूसरे कंट्री पर किसी कंट्री ने कभी किसी दूसरे कंट्री पर नहीं की। इस तरह उन्हें तो नुकसान हुआ, लेकिन बाकी तमाम कंट्रीज जो थे वो इससे सेफ रहे आज तक। उसके बाद रोल अल्टरनिज्म की बात होती है। रोल अल्टरियन क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दे, लेकिन इस चीज को भी मद्देनजर रखें कि क्या जो हमारा कानून है वो इस चीज की इजाजत दे रहा है, जिस किस्म की आप रिसर्च करने जा रहे हैं क्या वो कानून में आती है, मतलब आप एथिकल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। आगे अब इनकी लिमिटेशंस देखेंगे हम। इसके तीन लिमिटेशंस बताई हुई हैं। फर्स्ट में बात हो रही है कि मैं आपको सिर्फ इसको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। फर्स्ट में वो डिसीजन मेकर्स के बारे में बात करें कि डिसीजन मेकर्स को फोर्स किया जाता है कि वो पोटेंशियल आउटकम्स को जाने, जो रिसर्च के पोटेंशियल आउटकम्स हैं उनको जाने कि वो क्या आउटकम्स हो सकती हैं जो ये रिसर्च करने जा रहे हैं, और चॉइस करें कि एज इट इज एथिकल और नॉट, और देखें कि ये जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं ये ठीक है या नहीं ठीक। सेकंड में बात हो रही है कि मेजर ग्रुप को तो ग्रुप को आप फायदा दे रहे हैं और माइनर ग्रुप को नहीं, तो क्या इसको करना चाहिए? अगर आपकी रिसर्च से ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है, कम लोगों को नहीं हो रहा, तो क्या आपको ये करना चाहिए? थर्ड में यानी हम डिसीजन ले लेते हैं कि हम किसी भी एक इंडिविजुअल को एक सिचुएशन में जो ऑलरेडी वल्नरेबल है, मतलब कोई भी अगर वल्नरेबल सिचुएशन में पीपल है, मतलब जो नियर टू डेथ है, ये पहले किसी बीमारी से मुब्तला है, तो आप उस पर कोई चीज इम्पोज कर दे। ठीक है, आप मजीद उस पर कुछ इम्पोज कर देते हैं और हमें ये भी कंफर्म नहीं होता कि उसका हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। ठीक है, तो अननाउन जो आउटकम्स मतलब जिन
मतलब जिनकी आउटकम्स अननोन हो, ठीक है, आउटकम्स भी अननोन हो, तो हम ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसका हमें पता ही ना हो कि उसकी क्या आउटकम्स आएंगी, तो क्या हम वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? नेक्स्ट बात हो रही है डियंटोलॉजिकल एथिक्स की। डियंटोलॉजिकल एथिक्स में उन्होंने बात की, दिस आइडिया सजेस्ट दैट ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी बिकॉज दे हैव द राइट्स। इसमें उन्होंने कहा है कि ह्यूमंस को जिनके ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रायल करते हैं, उनकी डिग्निटी मतलब उनका एहतराम किया जाए, क्योंकि उनके भी अपने एक हकूक होते हैं। और डियंटोलॉजी में बात होती है कि मतलब आप फॉलो वन रूल एंड कंप्रोमाइज विद द अदर रूल। आपके पास दो रूल्स होते हैं, आपने एक को फॉलो करना होता है, किसी दूसरे पर कंप्रोमाइज करना होता है, उसे ब्रेक करना होता है। मतलब कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जिसमें आपको एक रूल फॉलो करने के लिए दूसरे रूल को ब्रेक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक मैनेजर है, वो डेली अपने ऑफिस में 8 o'clock जाता है, वो कभी भी उससे लेट नहीं हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अब उसे ऑफिस भी 8 o'clock पहुंचना है और आगे से ट्रैफिक भी है, तो वो क्या ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक करके ऑफिस टाइम पे पहुंच जाएगा, या फिर वो अपने ऑफिस के रूल को ब्रेक कर देगा और ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करेगा? ठीक है, ये चीज डेंटोलॉजिकल एथिक्स में आती है। और इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें सबसे पहले है कि मतलब किसी भी सिचुएशन में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, इस लिमिटेशंस में हम ये देखेंगे। जैसा फर्स्ट है कि इसमें हम मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि अगर कोई एक डॉक्टर है, उसे खुद कोविड हो जाता है, ठीक है, तो वो अब कोविड होने के बावजूद किसी कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट करने चला जाए, या किसी दूसरे पेशेंट का ट्रीटमेंट, खुद वो कोविड का शिकार है, तो उससे दूसरे मरीज को भी कोरोना वायरस हो सकता है, तो वो अपनी ड्यूटी को निभाएगा या वो खुद को क्वारंटीन कर लेगा? मतलब दो सिचुएशंस आ रही है ना उसके सामने। तो वो सेकंड में हम इसका सोल्यूशन बता रहे हैं कि ये जो भी ड्यूटीज या चॉइसेस हमारे सामने आ जाती हैं, या कोई ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं, तो हम एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए किसी भी एक को चूज करके अपने लिए कोई भी एक अच्छा फैसला कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने फॉलो करना है। आगे थर्ड पे बात हो रही है, उन्होंने कहा है कि बाउज़ हम एक फैसला लेते हैं, लेकिन वो राइट नहीं होता, वो दुरुस्त नहीं होता। जब वो हम फैसला ले लेते हैं, तो बाद में जाके हमें पता चलता है कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था। तो वो फैसला गलत क्यों होता है? क्योंकि उस चीज के बारे में हमारे पास फुली नॉलेज नहीं होता। अगर आपके पास किसी एक चीज के बारे में फुली नॉलेज नहीं होगा, तो आप 100% उसका करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। वो डिसीजन आपका आगे जाके आपको रियलाइज हो सकता है कि आपने गलत लिया था। आगे बात हो रही है राइट्स एथिक्स की। राइट एथिक्स में अब हम देखेंगे कि क्या होता है कि जैसे हम पढ़ते आए हैं कि हम किस तरह एथिकल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सोसाइटी के राइट्स क्या हैं जिसकी हम बात करते आए हैं अब तक। पर्टिकुलर इंडिविजुअल कौन सा जिसको हम रिसर्च में शामिल करते हैं, जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जब हम अपनी रिसर्च में शामिल करते हैं तो हम एथिकल रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके भी अपने एक राइट्स हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा। लेकिन अभी हमें देखना ये है कि उसकी सोसाइटी के क्या राइट्स है, क्योंकि हर किसी की सोसाइटी के डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, डिफरेंट असूल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा जो कंट्री है वो इस्लामिक बेस पर, हमारे कंट्री में डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं किसी एक चीज को लेके, और किसी दूसरे कंट्री में, आप यूएसए में चले जाओ तो वहां उसी चीज पर डिफरेंट रूल्स होंगे। ठीक है, अल्कोहल पर देख लें आप, हमारे इस्लामिक मतलब बेस पर इसे हराम करार दिया जाता है, यहाँ पर इसके मुतालिक डिफरेंट रूल है, और वहां पर यूएसए में नहीं है। आगे इसके लिमिटेशंस अब हम देखते हैं कि फर्स्ट में उन्होंने हमें बात की है कि हम रिसर्च के एथिकल रूल्स को तो फॉलो करते ही करते हैं, लेकिन रिसर्च के साथ सोसाइटी के राइट्स की अंडरस्टैंडिंग भी हमें होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप रिसर्च के जो राइट्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको है, तो आप सोसाइटी के राइट्स की अंडरस्टैंडिंग्स भी रखते हो। सेकेंडली वो हमें कह रहे हैं कि कौन सा राइट, मतलब सोसाइटी हमें ये डिसाइड करती है कि सोसाइटी को कौन सा राइट देना है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, और कौन सा सोसाइटी उसे राइट नहीं देना चाहती। हर सोसाइटी के डिफरेंट राइट्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, और सोसाइटी ही डिसाइड करती है कि उसने किस मौके पे और किस तरह पे कौन से कानून बनाए हुए और कौन सा राइट वो देगी। जैसा कि अभी हमारे पाकिस्तान में देख रहे हो तो एनिमल्स के जो राइट्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं है जितने आप फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं। फॉरेन कंट्रीज में अगर कोई एक डक भी रोड से गुजरी होती है तो पीछे लंबी गाड़ियों की लाइन लग जाती है, वो सारे रुक जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुश्किल है कि कोई किसी पर्सन को भी रोड क्रॉस करते हुए कोई गाड़ी रुके। ठीक है, तो इस तरह ये भी जो जैसा कि एनिमल राइट्स हमने देख लिया, जो पाकिस्तान में और तरह से हैं और दूसरे कंट्री में और तरह से। थर्ड वन पे वो हमें कह रहे हैं कि जो भी सोसाइटी के रूल्स हैं, वो देखना ये है कि सोसाइटी के रूल्स किस कोनोटेशन पर बनाए जा रहे हैं, किस असूल पर बनाए जा रहे हैं। देखना, अगर हम ये डिटरमाइन ना करें कि एक सोसाइटी के गोल्स कितने पॉजिटिव हैं, तो मे बी एथिकल राइट्स का जो प्रॉपर यूज है
वो भी मुमकिन ना हो सके। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे जो सोसाइटी के गोल्स हैं वही पॉजिटिव ना हो, जो उन सोसाइटी के रूल्स हैं वही ठीक ना हो, तो हम कैसे उनको फॉलो करते हुए कोई काम ठीक तरह से कर सकते हैं? हम किस तरह एथिकल राइट्स को अच्छे तरीके से जो है वो उनका प्रॉपर यूज कर सकते हैं? आगे बात हो रही है विर्चू एथिक्स की। विर्चू एथिक्स, उन्होंने कहा है कि दिस थ्योरी डेट्स बैक टू द ग्रीक टाइम्स एंड वाज प्रेजेंटेड बाय एरिस्टोटल। ये एमसीक्यू आ सकती है, किसको? एरिस्टोटल ने जो था वो प्रेजेंट किया, जो कि अरस्तु हैं। आगे अब हम देखेंगे कि विर्चू एथिक्स होते क्या हैं। विर्चू एथिक्स मतलब कि जो जिस इंसान का करेक्टर अच्छा होता है, ठीक है, जो इंसान हमेशा अच्छा काम करता है। अगर सॉरी, अगर एक अच्छा इंसान है तो वो जो भी सोसाइटी को लगता है कि वो जो भी डिसीजन करेगा तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब आप खुद भी देखते हैं कि ये तो एक कहते हैं आम सी बात है कि अगर सोसाइटी के अंदर कोई एक अच्छा इंसान है, जिसका करेक्टर अच्छा है, जिसका इमेज अच्छा बना हुआ है, आप सिंपल लफ्जों में ये कह लें, ठीक है, तो वो जो भी डिसीजन करेगा सोसाइटी उसको इजिली एक्सेप्ट कर लेगी, यार ये अच्छा इंसान है, इसने जो फैसला किया होगा ठीक किया होगा, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। फर्स्ट लिमिटेशन देखेंगे हम, बोल, अच्छा, फर्स्ट लिमिटेशन वो मैं ये कहते हैं कि अगर जो एक अच्छा इंसान है जिसपे हमें ट्रस्ट है कि उसका एक करेक्टर अच्छा है, लेकिन उसे ना चाहते हुए कोई गलती हो जाती है, तो उसको आप किस नजर से देखेंगे? सेकंड में वो बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट में उन्होंने ये कहा है कि आप उसके करेक्टर को देखेंगे या जो उसने एक्शन लिया आप उसको देखेंगे। सेकंडली वो हमें कहते हैं कि अगर उसके एक्शन में एक दफा चेंज आया है तो हमें चाहिए कि एक दफा ही क्यों ना आया हो, लेकिन हमें ये देखना है कि वो क्यों आया है, ठीक है। आप करेक्टर को ना देखिए, आप एक्शन को देखेंगे, अगर इस बंदे से गलती हुई है तो क्यों हुई है। और थर्ड में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मींस दैट अगर हम सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करें और वो ठीक ही ना हो, देन दैट्स नॉट गुड, ठीक है। जैसे हमने पहले बात पीछे भी हम पढ़ के आए हैं कि थर्ड में भी वो यही बात करें कि अगर आपने एथिकल रूल्स को फॉलो करना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आपकी सोसाइटी के रूल्स भी ठीक हो, ठीक है। आगे फिर बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव थ्योरीज के बारे में। इसमें इन्होंने कहा है कि क्रेन एंड मेटन ने इनके कुछ क्रिटिक्स दिए, जो भी हम पीछे थ्योरीज पढ़ के आए हैं ना, इन सबको मिला के कुछ उन्होंने क्रिटिक्स सम अप किए, जो कि 5 रिलेटेड पॉइंट्स में उन्होंने फिर इन्हें नोट किया। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो भी रिडक्शनलिस्ट क्रिटिक्स होते हैं वो सजेस्ट करती हैं कि हम किसी सिचुएशन को सिर्फ राइट या रॉन्ग पैरामीटर में नहीं देख सकते। अभी जो ऊपर हम लिमिटेशंस पढ़ के आए हैं ना वर्च्यू एथिक्स की, उसकी डिटेल्स अब आपको यहाँ पे समझ आएगी अगर वहां पे नहीं आई तो। उन्होंने हमें फर्स्ट में कहा है कि आप इसमें ये कहा जाता है, रिडक्शनिस्ट ये होता है कि आप किसी भी सिचुएशन को सिर्फ राइट या रॉन्ग पैरामीटर में नहीं देख सकते, ठीक है। और सेकंड में वो बात कर रहे हैं कि द रियल वर्ल्ड इज कम्प्लेक्स एंड सच इज प्रिंसिपल्ड अप्रोच टू रिजोल्विंग डे टू डे डायलेमास। मतलब हम कम्प्लेक्स वर्ड की कम्प्लेक्सिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम सिर्फ राइट रॉन्ग पैरामीटर में नहीं देख सकते तो हम कम्प्लेक्स वर्ड की कम्प्लेक्सिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और हम सिंपली चीजों को बिल्कुल राइट और लेफ्ट के अंदर नहीं डाल सकते। देयर आर ऑलवेज सम ग्रे एरियाज जिनके लिए हमेशा हम थोड़ा मार्जिन रहने देते हैं। समझ आई? उसके बाद आगे उन्होंने थर्ड पॉइंट में बात की है कि मतलब हमारे पास कोई ऐसा इख्तियार भी नहीं है जिससे हम जज कर सकें कि लोगों की नजर में कौन सा अमल ठीक होगा कौन सा नहीं, ठीक है। मतलब अगर कोई सोसाइटी एक रूल बना रही है तो सोसाइटी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो रूल बनाते हुए पहले ही जज कर ले कि ये लोगों को पसंद आएगा या नहीं, ये लोगों की नजर में अच्छा रूल है या नहीं, ठीक है। आगे फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने बात की है कि जिन पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च में शामिल करते हैं हम, ठीक है, उनको पहले कंप्लीटली हमें ब्रीफ करना चाहिए, ठीक है, कि हम उनको उनके ऊपर किस किस्म की किस तरह की रिसर्च करेंगे, उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, उन्हें जो हम ड्रग्स दे रहे हैं या जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो किस लिए हैं और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। उन्हें कंप्लीटली ब्रीफ करना चाहिए और फिर उनका डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वो इस रिसर्च में आया के शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। ये आप उन पे छोड़ते हैं, आप उन्हें जबरदस्ती अपनी रिसर्च में शामिल नहीं कर सकते, ओनरशिप आप उन्हें ही देते हैं, ठीक है। उन्हें जजमेंट देने का इख्तियार देते हैं आप जो भी आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि इसमें वो हम पढ़ेंगे विचु एथिक्स के बारे में जो हम पीछे पढ़ के आए कि अगर कोई मतलब गलत काम करे, पहली दफा उसे मार्जिन देते हुए कहना कि नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, दैट्स नॉट गुड। मतलब हमें गलती को हाईलाइट करना चाहिए। अगर किसी एक बंदे का करेक्टर अच्छा भी है
ठीक है। लेकिन अगर उसने कभी कोई काम गलत किया तो आप उसके गलत काम को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उसकी गलती को भी हाईलाइट करना है। जैसे बच्चे होते हैं छोटे, अगर हम उनकी ये कह के छोड़ते रहे कि भाई बच्चा है कोई बात नहीं, बच्चा है कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज का उसके माइंड में भी बहुत इफेक्ट होता है और उसकी ट्रेनिंग में भी, उसकी लर्निंग में भी बहुत इफेक्ट होता है। जब वो बड़ा होता है तो वो फिर वैसे ही परफॉर्म करता है, क्योंकि उसको छोटे होते किसी चीज से मना नहीं किया गया होता, टोका नहीं गया होता। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि दैट्स नॉट गुड कि आप किसी की गलती पर उसे मार्जिन दे दें उसके करेक्टर की बेस पे। ठीक है, सी ओवरऑल करेक्टर एंड नॉट सी एक्शन। आप उसका ओवरऑल करेक्टर देख ले और उसके एक्शंस को देखें ही ना, तो आपने गलती को भी हाईलाइट करना है। लास्ट पे बात हो रही है, वी एज ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर आर ऑलवेज चेंजिंग, अडॉप्टिंग एंड लर्निंग मोर अबाउट एथिक्स एंड मोरल्स एंड व्हाट इज मोर एक्सेप्टेबल इन ओवर एवर चेंजिंग वर्ल्ड। तो ये था हमारा लेसन नंबर 3, जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने बड़े अपनी तरफ से बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करवाया। लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट फिर वही वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।